नमस्कार। दूरदर्शन जालंधर के रचना कार्यक्रम में सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि आप जानते हैं, रचना कार्यक्रम में हम हिंदी साहित्य के विभिन्न विषय लेकर हाजिर होते हैं। आज जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है हिंदी साहित्य और नई कविता। नई कविता जिसे हम साठोत्तरी कविता भी कहते हैं। इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर किरण खन्ना जी। किरण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। किरण जी किसी परिचय की मोहताज नहीं हैं, प्राध्यापिका हैं, लेखन में विशेष रुचि है, पढ़ना इनका शौक है और पत्रकारिता में भी हाथ आजमाती हैं। तो आइए सीधे इनसे बातचीत करते हैं आज के विषय को लेकर। तो किरण जी, सीधे सीधे पहला सवाल आपसे करना चाहूँगी जी कि हम बात करने जा रहे हैं नई कविता की जी। तो हमारे दर्शकों को बताइएगा, नई कविता से हमारा क्या अभिप्राय है? नई कविता के विषय में डॉक्टर सुषमा गुप्ता, आपने प्रश्न किया। नई कविता के विषय में बात करने से पूर्व मैं 5 मिनट के लिए इसकी पृष्ठभूमि की तरफ आना चाहूँगी। नई कविता हमने शब्द का प्रयोग किया, हम कविता शब्द का प्रयोग भी कर सकते थे। हमने इसे नई कविता कहा क्योंकि कविता जो खड़ी बोली हिंदी में कविता का जो प्रादुर्भाव होता है ये भारतेंदु काल से प्रारंभ हो जाता है जी। भारतेंदु काल के बाद द्विवेदी युग आता है। द्विवेदी युग में आचार्य मैथिली शरण गुप्त हैं, हमारे पास हमारे राष्ट्रकवि हैं, तो उन सभी का एक दौर था। द्विवेदी युग से जो है ये कविता छायावाद की तरफ प्रवृत्त होती है और छायावाद में ये जो कविता है ये पूरी तरह से अपने आप को खड़ी बोली हिंदी में ढाल लेती है। छायावाद का प्रारंभ होता है 1918 के करीब से लेके 1936 तक, जब कविता अपने परिपक्व रूप में आ चुकी। क्योंकि छायावाद जो था ये एक जो कल्पना का अतिशय रूप था और दूसरी तरफ जो भारतीय समाज कहें या हम वैश्विक समाज कहें, ये दो बड़ी महत्वपूर्ण घटनाओं के बीच में से गुजर रहा था, जिनमें एक घटना थी द्वितीय विश्व युद्ध और एक और घटना थी भारतीय स्वाधीनता के संग्राम का अपने चरम सीमा पे होना। तो जो कल्पना की अतिशयता थी, जो इसमें सूक्ष्म के प्रति स्थूल का एक जो आह्वान था, ये धीरे धीरे जो एक है ये व्यवहारिकता की तरफ उन्मुख होता चला गया। मेरे ख्याल में ये जो कल्पना की उड़ान थी कवियों की, उस समय के दौर के कवियों की, शायद इन्होंने ही छायावाद से हमें प्रगतिवाद की तरफ लाया। ये आप बिल्कुल सही कह रही हैं। छायावाद के जो आधार स्तंभ 4 कवि स्वीकार किए जाते हैं, आदरणीय कवि जयशंकर प्रसाद जी, सुमित्रा नंदन पंत जी, महादेवी वर्मा जी और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, ये वो 4 कवि हैं जिन्हें हमारे साहित्य इतिहासकार हिंदी साहित्य के छायावाद का आधार स्तंभ मानते हैं। लेकिन जब ये कविता 1940-1939 के बाद जिसमें ये प्रगतिवाद की तरफ आती है, तो यही कविता, यही कवि अपनी कलम के साथ जो है वो प्रगतिवाद के पुरोधा कवि बनते हैं। निराला जी जो छायावाद में जूही की कली का वर्णन करते हैं, उनके लिए अब जो कविता का विषय है वो कुकुरमुता हो जाता है। उनके लिए कविता का विषय जो है वह तोड़ती पत्थर हो जाता है। उनके लिए कविता का विषय जो है वो भिक्षुक हो जाता है। तो यानी ये जो छायावाद का समय रहा है, मुझे लगता है थोड़ा ही समय रहा, क्योंकि कवि जब उससे निकल के बाहर आने लगा, वही कवि जो छायावाद युग के कवि थे जी, इन्होंने ही रुख कर लिया प्रगतिवाद की तरफ।
जी बिल्कुल। जो कवि छायावाद में विजन वन वल्लरी पर सोती थी सुहाग भरी, जो जूही की कली को कल्पना करके चलता था, या मेघमय आसमान उतरती संध्या सुंदरी धीरे धीरे धीरे, अब जो उसका मन है, जो उसकी लेखनी है, जो उसकी संवेदना है, वो इलाहाबाद के तट पर जो पथ पर जो पत्थर तोड़ती हुई उस मजदूरिन की तरफ चली जाती है, जो ठेकेदार की नजरों को, लोलुप नजरों को समझती है, सहती है, आंख से आंसू गिराती है, लेकिन बोलती नहीं है। वो उसको निराला जी कहते हैं, वो तोड़ती पत्थर इलाहाबाद के पथ पर, और उनका ध्यान पड़ता है कुकुरमुता की तरफ। अब वो जो तोड़ती पत्थर वाली मजदूरिन है, वो उनको एक कुकुरमुता के रूप में दिखाई दे रही है। कुकुरमुता मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी कि सबसे छोटा पौधा है जो घास के बीचों बीच उगता है और जिसके ऊपर से बहुत तूफान भी गुजर जाते हैं, लेकिन कुकुरमुता की एक विशेषता है कि ये इसका कभी विनाश नहीं होता है। और जो हमारे कविवर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, ये कहते हैं, अबे सुन ओ गुलाब। गुलाब जो कैपिटलिस्ट का, जो पूंजीवाद का प्रतीक है, अबे सुन बे गुलाब, भूल मत अगर तूने पाई रंग खुशबू आब, खून चूसा खाद का तूने अशिष्ट, इतरा रहा डाली पे कैपिटलिस्ट। अब जब कैपिटलिस्ट शब्द आ जाता है, पूंजीवाद शब्द आ जाता है, तो अपने आप जो कविता है ये प्रगतिवाद की तरफ इसका जो है वो दौर चल पड़ता है। तो यानी छायावाद से निकलकर जब कविता प्रगतिवाद की तरफ आ रही है, तो कहीं मैं आपकी बातचीत से ये भी निष्कर्ष निकाल रही हूँ कि ये प्रतीकात्मक भी होती जा रही है साथ ही साथ। ये समाज में से जो इस समय तक बहुत सभ्य या जो हम कहते हैं सुशिक्षित एक नायक था, ये उसको थोड़ा दायरे में, थोड़ा हाशिए में रखकर आम आदमी को आगे लेके आ रही है। जो आदरणीय कवि निराला हैं, ये राम की शक्ति पूजा कविता लिखते हैं, और राम की शक्ति पूजा में वो मनुष्य को बोलते हैं कि शक्ति को ढूंढने बाहर नहीं जाना, शक्ति हमारे अंदर निवास करती है। और उसमें वो मिथ का प्रयोग करते हैं कि जब राम सरयू के किनारे शक्ति की पूजा करते हैं। और दूसरी तरफ वो एक और कविता लिखते हैं, जागो फिर एक बार। जागो फिर एक बार कविता में जो कवि हैं वो कहते हैं कि रोती तो मेष माता है, जो सिंहनी होती है वो अपनी गोद में शिशु को लेके चलती है। कहते छीनता सिंहनी से शिशु कौन रे, कहते अगर दम है तो शेर का बच्चा छीन के दिखाओ, भेड़ का बच्चा तो कोई भी छीन के ले जाता है। बहुत बढ़िया बात है ये। और ये जागो फिर एक बार कविता जो है पूरी तरह से कविता के दौर को प्रगतिवाद में जो आके वो उसको प्रतिष्ठित कर देती है। यहाँ कवि आते हैं राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर। उनकी हुंकार जागती है, उनकी रेणुका, उनकी रसवंती, उनका कुरुक्षेत्र, उनकी रश्मि रथी, उनकी उर्वशी। और जब वो एक अपने तत्कालीन वातावरण को जो केंद्र में रखते हैं, तो वो एक बात उठाते हैं, श्वानों को मिलता दूध वस्त्र, भूखे बालक अकुलाते हैं, माँ की हड्डी से चिपक ठिठुर जाड़े की रात बिताते हैं। ये दो पंक्तियां जो हैं ये तत्कालीन समय की पूरी प्रगतिवादी संवेदना को हमारे समक्ष प्रस्तुत करती हैं। अच्छा, यहाँ बीच में एक बात मैं जो महसूस कर रही हूँ कि ये जो छायावाद का समय रहा और प्रगतिवाद का समय रहा, ये थोड़ा समय रहा, इन दोनों का जो अवधि रही वो कम रही थोड़ी सी ना। तो क्या बराबर की दोनों की अवधि थी, छायावाद की और प्रगतिवाद की? मैं ये बताना चाहूंगी कि जो 1936 या हम एक अगर साहित्य इतिहासकारों के अनुसार समय लें तो 1939 से लेके 1947 तक का जो समय है, ये जो 10 साल हैं या जो 8 या 9 साल हैं, ये प्रगतिवाद के हैं। लेकिन जैसे ही भारत आज़ाद होता है और जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध के जो दुष्परिणाम, क्योंकि युद्ध सदैव एक विभीषिका होता है, हम और आप अभी भी इस दौर से गुजर रहे हैं, तो जैसे इस युद्ध के परिणाम सामने आते हैं, जो कवि है वो रोमानियत, स्वच्छंदता और कल्पना को छोड़कर एकदम से जो आम आदमी जिस संत्रास से गुजर रहा है उसकी तरफ मुड़ता है। आज़ादी मिले,
3, 4, 5, 10 वर्ष बीतते हैं और हमारी जो कविता प्रगतिवाद जो अभी छायावाद की कल्पना से बौद्धिकता में प्रवेश किया था, अब अति बौद्धिकता की वजह से जो है वो उसका दौर थम रहा है और कविता प्रयोगवाद में बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसी तरफ आने वाली थी कि छायावाद प्रगतिवाद के बाद एक दौर ऐसा भी आया था जिसको हम प्रयोगवाद के नाम से जानते हैं। तो प्रयोगवाद की कविता आम दर्शक के लिए कैसी रही या आम पाठक के लिए कैसी रही? प्रयोगवाद की कविता जो है इसने अपनी भाषा के कलेवर को बदला। अब कहीं भी भाषा को घुमा फिरा के नहीं कहा जाता। हमारे कवि यहाँ पे एक जो जिनको आज भी हिंदी साहित्य में गजलगो कवि के नाम से जाना जाता है, कवि दुष्यंत कुमार यहाँ पे सामने आते हैं। अब समय देखिए 1947 के बाद समय जो है 1957 और 1960 और 62 के करीब आ रहा है। हमारी 13-14 वर्ष की जो है स्वाधीनता की बिटिया वो जो है वो 15 वर्ष की हो रही है, अब वो युवा होने की तरफ है। इसको धूमिल ने तो जो शब्द दिया था हमारी स्वाधीनता की रजस्वला बिटिया, लेकिन उस बिटिया के जो 15 साल तक होने के बीच में जो स्वप्न थे, जब उन स्वप्नों का कहीं पे साकार होना नहीं मिल रहा तो कवि दुष्यंत जो है वो बुखला उठते हैं। वो कहते हैं कहाँ तो तय था चरागां हर एक घर के लिए, कहाँ चराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। यहाँ दरख्तों के साये में धूप लगती है, चलो यहाँ से चले दूर उम्र भर के लिए। वाह! ये गजल जब दुष्यंत ने लिखी तो ये एक प्रयोगवादी कविता के बीच में एक परिवर्तन बन के आया। ये नहीं है कि कवि की जुबान को या कवि की कलम को दबाने की कोशिश नहीं की गई। अगर प्रेमचंद जी के मानसरोवर को दबाया जा सकता है तो उस समय भी जो थी कवि की कलम को दबाने की कोशिश की गई, लेकिन कवि जो है वो बहुत धमाके से कहता है तेरा निजाम है सिलदे जुबान शायर की, मैं बेकरार हूँ आवाज में असर के लिए। क्या बात है! और उसके बाद वो सीधा सीधा आवाम को फोकस करता है, वो केंद्र में लाता है आम आदमी को और उनको वो कहता है, सीधा कहता है कि मरे तो जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। और ये गुलमोहर है प्रतीक, अभी जिसकी आपने बात की, प्रतीक हमारे सपनों का, प्रतीक हमारी जिजीविषा का, प्रतीक हमारी संस्कृति की शाश्वता का। जब जो आजाद भारत का जो अवाम है इस बात को अनुभव कर रहा था कि शायद कहीं वो ठगा जा रहा है या उसकी जो उसको मिलना चाहिए था वो मिल नहीं रहा है, तो ऐसे में फिर से जो है कवि दुष्यंत आगे आता है और जो दबाई जा रही आवाज है उसको एक मुखर करता हुआ कहता है वो आदमी नहीं था मुकम्मल बयान था। वो आदमी नहीं था मुकम्मल बयान था। वो आदमी नहीं था मुकम्मल बयान था, माथे पे उसके चोट का गहरा ताजा निशान था। जब उसके चेहरे पे ताजा निशान था तो उसके मुंह से आप क्या चाहते हैं। इसी दौर में कविता में प्रवेश करते हैं अज्ञेय 1957 के करीब जो हैं अपने तार सप्तकों के साथ कविता में आ चुके हैं और वो नदी के द्वीप और शंख और सीपियां और ऐसी बहुत सारी कविताओं के साथ अपने जो हम कह सकते हैं कि तत्सम भाषा में जो जनता को या हमारे जन सामान्य को या हमारे सहृदय पाठक को वो सचेत करते हैं। और इधर से कविता में प्रवेश होता है एक ऐसी काव्यत्रयी का जिनके आने के बाद जो कविता प्रयोगवादी थी वो नई कविता बन गई, समकालीन, जिसको हमने अपने शीर्षक में ही लिया था कि हिंदी साहित्य की नई कविता। नई कविता यानी साठोत्री कविता भी जिसको हम कहते हैं। तो अब ये आरंभ होती है वो वाली बातें। यहाँ कवि धूमिल, कवि नागार्जुन, कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, कवि मुक्तिबोध, कवि केदारनाथ, कवि कुमार विकल, कवि यहाँ पे धर्मवीर भारती,
ये इतने सारे जो कवि हैं, जो इनमें एक महत्वपूर्ण नाम अगर हम लें तो हरिवंश राय बच्चन जी का भी है। लेकिन ये जो सभी हमारे कवि हैं, ये अलग अलग वादों के साथ भी जुड़े। जैसे हरिवंश राय बच्चन जी ने जब देखा कि ये तो वाकई जो मंदिर और मस्जिद है ये लड़वाने पे आ गए हैं, तो उन्होंने एक प्रतीक दिया मधुशाला का, लड़वाते हैं मंदिर मस्जिद मेल कराती है मधुशाला। लेकिन उनके हालावाद को जो है वो कवियों ने या जन सामान्य ने उसको इतना ज्यादा स्वीकृति नहीं दी जितनी उन्होंने उसके जो बीत गई सो बात गई, या नीड़ का निर्माण फिर या दिन जल्दी जल्दी ढलता है। अच्छा, मैं बीच में आपकी बात को रोकते हुए ये बात मेरे जहन में आ रही थी कि जिन कवियों का भी हमने जिक्र किया आपने, तो ये सारे कवि जब अपनी कविताएं लिखते रहे हैं या अपने कविताओं की रचना करते रहे हैं, तो इनमें बहुत ज्यादा मानवीय संवेदना हमें नजर आती हुई दिखाई देती है। तो यहाँ आप हमारे दर्शकों को थोड़ा सा बताइए। मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो नई कविता है इसके केंद्र बिंदु में ही आम आदमी है। इसके केंद्र बिंदु में जो है वो आम इंसान है, जिसको जो है हम जो हमारे जो नेता हैं वो मात्र एक वोट की नजर से देखते हैं, उसको एक वोट मानते हैं। ऐसे में जो कवि धूमिल हैं, ये एक कविता लिखते हैं मोचीराम। इनकी एक कविता मोचीराम, जिसके अर्थ जो हैं, जो जनतंत्र के जो सत्ताधीशों पे सीधा कटाक्ष करते हैं, वो कहते हैं कि आदरणीय मेरे लिए हर आदमी ना बड़ा है ना छोटा है, मेरे लिए हर आदमी मात्र एक जोड़ी जूता है जो मेरे सामने मरम्मत के लिए खड़ा है। और जब ये जो उद्गार कवि के समाज में पहुंचते हैं, तो कवि जो जन सामान्य है, जो सत्ता के प्रति जो संत्रास है, उसका जो विक्षोभ है, उसका जो रोष है, वो फूट पड़ता है। वो अपने लिए अपने अधिकार को मांगता है। ऐसे में कवि अज्ञेय आगे आते हैं। कवि अज्ञेय सीधा सीधा राजनीति के ऊपर, या हम कहें कि एक ऐसा घराना, मैं एक यहाँ पे हमारा जो है अर्थशास्त्र हमारा विषय नहीं, लेकिन मैं एक बताना चाहती हूँ कि 1991 के पास एक जनगणना हुई थी। तो एक वो सर्वे हुआ था, उसकी ये रिपोर्ट थी कि भारत में जो अर्थव्यवस्था जब बढ़ती है तो 74% लोगों के पास कुछ नहीं आता, वो अपने 19 या 21 के बीच में रहते हैं। लेकिन 4% लोग ऐसे भी हैं जिनके पास बिल्कुल कुछ नहीं पहुंचता। वो जो हैं, जैसी उनकी जो अवस्था थी वो स्वाधीनता से पहले थी, वैसी ही उनकी अवस्था आज है। ऐसे में कवि मंगलेश डबराल जो जिन्हें हम 70 और 80 और 90 के दशक के भी बाद कवि कहते हैं, वो कहते हैं, उनकी एक बहुत ही अच्छी कविता है बाजार। वो कहते हैं, ये बाजार है, जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। ये बाजार का, ये जो आध्यात्मिक प्रपंच है, ये बाजार का आधार है, और चमत्कार का उत्पादन बाजार का सबसे बड़ा व्यवहार है। क्या बात है, बिल्कुल सही। और फिर वो चेतावनी देते हैं, यहाँ रघुवीर सहाय आगे आते हैं, यहाँ सर्वेश्वर दयाल सक्सेना आगे आते हैं, और धर्मवीर भारती आगे आते हैं। धर्मवीर भारती लिखते हैं अंधा युग। अब अंधा युग को हम यहाँ पे बहुत विस्तार में नहीं ले सकते, लेकिन अंधा युग में धर्मवीर भारती जी ने एक आम आदमी की चुप्पी को इतनी अच्छे शब्दों में, वो क्वेश्चन मार्क में लेके आए हैं कि अगर आज नहीं बोलोगे तो तुम्हारी पीढ़ियों को ये भुगतना पड़ेगा, ये तुम्हें भुगतना पड़ेगा। और वो कहते हैं, वो उनका जो अंधा युग है, ये उस समय का युग है जो महाभारत काल के बाद का समय है। जो सत्ता है वो हमारे इनको पांडवों को मिल चुकी है, और उस समय जैसी जो व्यवस्था थी, तो उस समय महावीर जो धर्मवीर भारती हैं, इन्होंने उसमें श्री कृष्ण के राजनीतिज्ञ रूप को वो सामने लेके आए हैं। और वो प्रश्न देते हैं वहां कि आज अगर तुम आत्महत्या का
जो है विरोध नहीं करोगे तो तुम्हें इसका वर्णन करना होगा धर्म में, दर्शन में, ग्रंथों में। तुम्हें इसका जवाब देना होगा धर्म में, दर्शन में, ग्रंथों में, अध्यात्म में। और एक समय ऐसा आ जाएगा जब आत्मघात के सिवा कोई चारा ही नहीं रहेगा। अच्छा, बीच में जब हम बात कर रहे हैं, अभी धर्मवीर भारती जी की बात कर रहे हैं या अन्य कवियों की हम बात कर रहे हैं, तो एक चीज इसमें स्पष्ट नजर आ रही है कि यहाँ अब भाषा और शैली भी बदलती नजर आ रही है। बिल्कुल। क्योंकि नई कविता एक नए स्वरूप में आगे आ रही है। बिल्कुल। तो इसमें शिल्पकारी जिसको हम कह सकते हैं या भाषा भाषा शिल्प है ना, तो उसका जो उसकी भाषा की संरचना है वो बदलती हुई नजर आ रही है। तो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को इसके बारे में भी जरूर ये बताइए। बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने किया डॉक्टर गुप्ता जी। ये जो कविता है, जैसे जैसे ये अपने पुराने कलेवर को छोड़ती आ रही है, वैसे वैसे इसकी भाषा में, इसकी शब्द संपदा में जो है वो परिवर्तन आता जा रहा है। कविता जो है ये रूढ़ियों को छोड़ के आ रही है। कविता जो है नई कविता बन रही है। कविता जो है अकविता बन रही है। कविता जो है हाइकू बन रही है। कविता जो है क्षणिका बन रही है। कविता जो है गद्य गीत बन रही है। कविता जो है ये हम जो जिसको हम कहते हैं ये नवगीत बन रही है। और हर कविता अपने अलग क्लेवर के साथ, अपने अलग प्रभाव के साथ जो है वो स्पष्ट हो रही है। अब जैसे इससे पहले मैं आपको अगेय जी की एक कविता के बारे में बताना चाहूंगी कि इससे पहले कविता का इतना छोटा रूप कभी नहीं देखा गया। या इन 5 पंक्तियों की जो कविता है, इसमें जितना उन्होंने जो है अपने वातावरण के सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, नैतिक और साहित्यिक सारे पक्ष को संजो के रख दिया कि ऐसी कविता जो कम शब्दों में ज्यादा चोट करती है वो सामने आई। साम, वो कविता है साम। साम, तुम सभ्य तो हुए नहीं, नगर में बसना तुम्हें ना आया, एक बात पूछूं बताओगे, डसना कहाँ से सीखा, विष कहाँ से पाया। डसना कहाँ से सीखा, विष कहाँ से पाया। बहुत छोटी सी कविता, लेकिन अपने आप में संपूर्ण कविता, बहुत कुछ बताती हुई कविता। समय हमारे पास थोड़ा ही बचा है, तो उससे पहले एक अंतिम प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जो हमारी नई कविता ये ज्यादातर गद्य काव्य के रूप में हमारे समक्ष आ रही है, तो इसकी संक्षेप में बता दीजिएगा, मूल प्रवृत्तियां क्या रही। मैं धूमिल जी की कविता को, यहाँ पे हमारा जो प्रश्न था भाषा, कविता की भाषा के बारे में, तो वहां धूमिल जी कहते हैं कविता क्या है। कविता भाषा, कविता जो है शब्दों के दायरे में आदमी के जो तमीजदार होने का लहजा है। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया बात है। वो कहते हैं कि कविता क्या है। कविता उनको वो भाषा को और कविता का एक तुलना करते हैं। कहते हैं कविता क्या है, शब्दों के कटघरे में मुजरिम की, शब्दों की अदालत में मुजरिम के कटघरे में बेकसूर आदमी का हलफनामा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमारी ये जो कविता है बहुत कुछ बताती है, और खासकर जब हम बात करते हैं नई कविता की, तो नई कविता अपने आप में बहुत कुछ समेटे हुए है, नई रचना समेटे हुए है, नई शैली समेटे हुए है, और ऐसा बहुत कुछ है जो इससे पूर्व नहीं हो पाया था। तो बातें बहुत सी होती हैं, लेकिन समय का अभाव है। डॉक्टर किरण जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों के सामने रखी। इसी के साथ हमारा आज का ये रचना कार्यक्रम यही समाप्त होता है। स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हार्दिक आभार। नमस्कार। Thank you.